मित्रों, मैं राहुल लाल। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल अब हम लोगों के सामने में है, विभाग भी सामने में है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो कि गोदी मीडिया आपको नहीं बताता है, जिसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कि एनडीए के भीतर शपथ ग्रहण के दिन से जो खलबली मची है, वो खलबली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी जी के लिए काफ़ी चिंता की स्थिति बनी हुई है। हम लोग समझेंगे अगले कुछ मिनटों में कि शपथ ग्रहण के दिन से आज तक एनडीए के भीतर में विरोध के स्वर, बगावत के बिगुल किस किस रूप में बज रहे हैं, और उसे शांत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह क्या प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या प्रयास कर रहे हैं, अगले कुछ मिनटों में इन सभी मामलों के ऊपर तफसील से समझेंगे। मित्रों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तो चर्चा होगी, क्योंकि इस पूरे सरकार के निर्माण में एनडीए के घटक दल में जदयू की तरफ से नीतीश कुमार जी के 12 सांसद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और चंद्रबाबू नायडू के 16 भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस 12 और 16 यानी 28 सांसदों के इन दो बड़े घटक दलों की चर्चा के साथ साथ छोटे घटक दलों की भी चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर केवल 240 नंबर पे है और जिस जादुई आंकड़े को उन्हें छूना है 272, उसमें इन बड़े घटक दलों के अतिरिक्त छोटे छोटे घटक दलों का भी बड़ा योगदान है। इसलिए शुरुआत करते हैं शपथ ग्रहण के दिन। जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था, और उस दिन अगर आप लोग देखे होंगे, प्रफुल्ल पटेल यानी जो अजित पवार गुट के जो मेंबर हैं, उनकी नाराज़गी सबसे पहले आई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैं मंत्रिमंडल में शपथ नहीं लेने जा रहा हूँ। आप लोग जान रहे हैं कि एनसीपी उसका बंटवारा हो चुका है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार, जिन्होंने सफलता के बड़े झंडे गाड़े हैं इंडिया अलायंस के घटक दल के रूप में, और एनसीपी अजित पवार, जिसको ओरिजिनल एनसीपी कहा था, चुनाव आयोग ने मोहर दिया था उन्हें ओरिजिनल एनसीपी को, वो एक लोकसभा सीट केवल जीत सके थे। तो खैर चाचा भतीजे के लड़ाई में जनता ने तो लगा दिया कि चुनाव आयोग ने जिसे माना ओरिजिनल, उसे जनता ने कह दिया फर्जी। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं इस समय कि उनके एक सदस्य हैं, अजित पवार के गुट के एक सदस्य लोकसभा में जीत कर आए हैं। वहाँ पे वो प्रफुल्ल पटेल को मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफर मिल रहा था राज्य मंत्री का। यही कारण है शपथ ग्रहण के दिन ही प्रफुल्ल पटेल ने क्लियर कर दिया कि मैं शपथ ग्रहण में भाग नहीं ले रहा, क्योंकि हमारे पास राज्य मंत्री का ऑफर आया हुआ था और मैं कैबिनेट मंत्री पहले ही रह चुका हूं। हालांकि बाद में अजित पवार की तरफ से भी इस प्रकार की चीज़ें आई कि हमें आश्वासन दिया गया कि बाद में देख लिया जाएगा। तो सबसे पहला आक्रोश प्रकट होता है अजित पवार गुट से, और अजित पवार गुट की तरफ से जो आक्रोश का मूल बिंदु था मित्रों, वो ये था कि जब एक सदस्य वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री का सीधा सीधा दर्जा मिल रहा है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, तो फिर अजित पवार गुट के साथ ये भेदभाव क्यों? ये तो देखिए अजित पवार गुट तो नाराज़गी प्रकट करने वाला पहला गुट था, लेकिन ये नाराज़गी वहीं नहीं रुकी। नाराज़गी शिवसेना शिंदे गुट में, शिवसेना शिंदे गुट में भी नाराज़गी देखी गई, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट इस बार जो जीता है, जिसको कि ओरिजिनल शिवसेना कहा गया था, वो 7 लोकसभा सीट ही जीत पाया है। और जो नकली शिवसेना जिसको मुहर मिला था उद्धव ठाकरे शिवसेना, जनता ने उन्हें प्यार दिया, वो उनके 9 लोकसभा सदस्य हैं उनके। शिवसेना शिंदे गुट को केवल एक राज्य मंत्री का पद जो है कि प्राप्त हुआ है, 7 लोकसभा सदस्य। और शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से भी आपत्ति आनी शुरू हो गई। यानी जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन देर रात होते होते शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से आपत्ति आई कि जब केवल 5 सांसदों के कारण चिराग पासवान को अगर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है, तो फिर 7 सांसदों वाले महाराष्ट्र पार्टी के साथ भेदभाव क्यों? ये आपत्तियां वहां से खुलकर प्रकट हुई। इसलिए जो लोग इसे सोच रहे हैं कि जो तमाम चैनल इसे मोदी 1 मोदी 2 दिखा रहे हैं, मित्रों ये मोदी 3 सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। प्रधानमंत्री जरूर मुंह से बोल रहे थे, हालांकि उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने गठबंधन सहयोगियों को ज़्यादा महत्व प्रदान नहीं किया। मित्रों, अगर 2014-2019 की तुलना में देखें तो मंत्रिमंडल काफ़ी जंबो जेट, काफ़ी बड़ा मंत्रिमंडल बना, लेकिन उसमें गठबंधन सहयोगियों को केवल 11 मंत्री पद मिले। तो दूसरी आपत्ति किसकी आ गई? पहली आपत्ति हम लोगों ने देखा कि अजित पवार गुट की तरफ से आई। दूसरी आपत्ति
शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से वो आपत्ति आई। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शिवसेना शिंदे गुट के करीबन 4 से 5 सांसद इंडिया अलायंस के संपर्क में भी हैं, ऐसे भी सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चल रही है। तो ये स्थिति अगर इसे समायोजित नहीं किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का चैप्टर बन सकता है। ये सब तो चलिए, महाराष्ट्र में तो आप कहेंगे कि नए नए गठबंधन सहयोगी हैं, लेकिन अब मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने गठबंधन सहयोगी आजसू, यानी कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का आजसू काफ़ी पुराना सहयोगी गठबंधन सहयोगी है। उसके भी एक सांसद जीत कर आए हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में कोई भी स्थान नहीं मिला है, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वो शामिल नहीं हुए। उनके तरफ से भी वही आपत्ति दर्ज कराई जा रही है मित्रों, कि जब एक सदस्य जीतन राम मांझी जी को केवल मंत्रिमंडल में स्थान ही नहीं मिल रहा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल रहा है उन्हें सीधे सीधे, तो फिर हम लोगों की कैबिनेट में अनदेखी क्यों हो रही है? कम से कम राज्य मंत्री कुछ तो दे देते। और अगर आप लोग शपथ ग्रहण देख रहे होंगे, 72 लोगों ने जो शपथ ग्रहण किया उस दिन, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी भारी संख्या में अपने मध्य प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से, बिहार से, तमाम जगहों से राज्य मंत्री के रूप में जो है कि शपथ दिलवाई, लेकिन उसमें आजसू शामिल नहीं है। तो आजसू के तरफ से भी चिंता की परिस्थितियां आ गई हैं। इसलिए मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर तो चर्चा करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे घटक दल हैं, अब शिवसेना शिंदे गुट 7 सदस्यीय घटक, वहाँ पे बगावत के बिगुल, अजित पवार 1 सदस्य बगावत के बिगुल, आजसू 1 सदस्य बगावत के बिगुल, यानी जो हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है मित्रों, वो शपथ ग्रहण से लेकर अब तक जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें इनके गठबंधन सहयोगियों में 9 की तरफ से बगावत के बिगुल तो बच चुके हैं, छोटे छोटे सहयोगियों की तरफ से, जिसके बारे में आप चर्चा नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी है। आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हुआ था, तेलंगाना बना था 2014 में, तब से वहाँ पे अब पहली बार चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन रही और उनका शपथ ग्रहण हुआ। उनके शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार जाने वाले थे। 2 घटनाओं को एक साथ जोड़ के समझना होगा। नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण में जाने वाले थे, नीतीश कुमार नहीं गए हैं, और देर रात आनन फानन में ही चंद्रबाबू नायडू के यहाँ अमित शाह पहुँच गए थे। देर रात में ही, कल देर रात में, शपथ ग्रहण आज था लेकिन कल देर रात में ही अमित शाह और जेपी नड्डा चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए पहुँच गए थे। अगर हम लोग देखें कि मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व दिया गया, चाहे वो 12 लोकसभा सदस्यों वाले जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी को, जो कि उस दिन चरण छूते हुए ही नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री के, या फिर 16 सदस्य वाले चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, ये इन लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है इस कैबिनेट में। और नीतीश कुमार के ऊपर भारी दबाव था कि वो कम से कम रेल मंत्रालय अवश्य लें, कुछ भारी भरकम मंत्रालय वो लें, 4-5 मंत्री का पद भी लें। उन्होंने कई तरह के फॉर्मूले भी दिए जा रहे थे कि 3-3 सांसदों के ऊपर 1 मंत्री पद होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का विभाजन होना चाहिए। तो 4 मंत्री पद कम से कम खोज रहे थे इस गिनती के हिसाब से कि 3 चौके 12, यानी कि 12 में उनका 4 लोगों का प्रतिनिधित्व कम से कम होना चाहिए। बिहार सरकार के जो मंत्री है उनके हैं, वो तो और भी 5-6 मंत्री पद के दावे की स्थिति कर रहे थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की मुख्य मांग जो थी वो थी रेल मंत्रालय से संबंधित। मित्रों, बिहार के जो तमाम पार्टियां होती हैं उनमें रेल मंत्रालय का काफ़ी क्रेज होता है, लेकिन रेल मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने पास रखा और वो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के पास नहीं गया, तो वो बीजेपी के पास ही है। रेल मंत्री भी हमारे पूर्ववत ही हैं, रेल मंत्री में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, यानी जो मोदी 2 में जो रेल मंत्री थे वही एनडीए के इस सरकार में भी अभी भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही बने हुए हैं। तो रेल मंत्रालय और तमाम मंत्रालयों को अगर हम लोग देखें तो अधिकांश जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं और उनमें विभागों का परिवर्तन भी नहीं हुआ है। जदयू के भीतर इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है और उस नाराज़गी को शांत करने के चक्कर में नीतीश कुमार, जिन्हें कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में जाना था, वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जा सके, क्योंकि ये सवाल सबसे पहले पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो पहले चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में जाने वाले थे, अंततः उन्हें अपना शपथ ग्रहण क्यों कैंसिल करना पड़ा। तो बिहार से जो खबरें आ रही हैं कि पार्टी के भीतर कहीं न कहीं कुछ हलचल की स्थिति है, असंतोष की स्थिति है, जिसे समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। और नीतीश कुमार कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इस बार जो उनकी स्थिति रही, उन्होंने अपने स्थिति को काफ़ी कमज़ोर रूप में रखा है।
जो बिहार में उनके छवि को भी खराब कर रहा है। तो नीतीश कुमार जो जाने वाले थे शपथ ग्रहण में, ना जाने से ही कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय। और दूसरी स्थिति, क्या चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है तेलुगु देशम, वहाँ पे सब कुछ सामान्य है? अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर देर रात क्यों जो है कि वहाँ पे कल गृह मंत्री अमित शाह जी को जाना पड़ा, जेपी नड्डा जी को जाना पड़ा। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब गृह मंत्री जाते हैं और संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो एयरपोर्ट पे ना तो चंद्रबाबू नायडू उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे, चलिए वो तो नहीं भी आते, उनके पुत्र भी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आए थे। तो पिता पुत्र की पूरी जोड़ी जो है वो एयरपोर्ट पे भी अनुपस्थित थी। और देर रात्रि में जिस तरह से वो मुलाकात काफ़ी हड़बड़ी में हो रही थी अमित शाह की, उससे ये चीज़ें भी स्पष्ट हो रही हैं कि कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू भी असंतुष्ट हैं। उनके 16 सांसद हैं एनडीए के सहयोगी दलों में, वो इस समय के सबसे बड़े सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और स्पीकर पद पे उनका बड़ा ध्यान होता है। अगर वो पहले के सरकार में जब उन्होंने समर्थन दिया था तब भी उन्होंने अपना स्पीकर जीएमसी बालायोगी को बनाया था। इसमें भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार वो अपना स्पीकर पद पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब तक उनके तरफ से कुछ कहा नहीं गया है मित्रों, लेकिन रोचक स्थितियां आई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद पे अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं वो, तो इंडिया अलायंस उन्हें कहीं न कहीं समर्थन करेगा। और ये तमाम एक तरह से प्रतिक्रियाएं नज़र आ रही हैं इंडिया अलायंस की तरफ से कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार में से जनता दल यूनाइटेड, ये लोग कोई भी अगर अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं स्पीकर पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए, तो उन्हें विपक्षी इंडिया गठबंधन का भी समर्थन प्राप्त होगा। यानी अभी इस समय जो चुनाव के बाद राजनीतिक रस्साकसी और दांव पे चुनावी मोहरेबाजी, तमाम शतरंज के जो चाल हैं वो एक एक कर चले जा रहे हैं मित्रों। और दांव पे सत्ता पक्ष की तरफ से भी चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया है कि वो गठबंधन को कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से वो नहीं लेते हैं। वो उनकी एक हनक है और उन्होंने लगभग पूरा मंत्रिमंडल भी पुराना ही मंत्रिमंडल रखा है। उन्होंने गठबंधन सहयोगियों को उन्होंने कम से कम स्थान प्रदान किया है। और वहीं विपक्ष, चूँकि विपक्ष भी संख्या बल में काफ़ी ज़्यादा है और विपक्ष ने भी एक मजबूत तैयारी कर ली है। तो ऐसे स्थिति में आप सोच के देख सकते हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू कहीं से अगर लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपने पार्टी की तरफ से अगर कोई दावेदार खड़ा कर दें, या फिर नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई दावेदार खड़ा हो जाए, तो ये पूरा का पूरा गणित लोकसभा अध्यक्ष के मामले पे उलझ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के मामले पे भी दबाव में है मित्रों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तमाम आंतरिक हलचल और तमाम स्थितियाँ लगातार बदलती चली जा रही हैं। और ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फ्लोर टेस्ट वो बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। उसमें कई तरह की रुकावटें हैं। और अब तो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जो असंतोष है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बीच में, उस असंतोष में कौन अपना हाथ पहले खींच लेता है और कौन अपना हाथ बाद में खींचता है, ये एक सोचने वाली चीज़ है। मित्रों, आप लोग भी टिप्पणी करके लिखिएगा कि इस समय जो एनडीए के भीतर जो हलचल मची हुई है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।